इस जो वीकेंड पे जो डेवलपमेंट हुई, इतने शानदार जो नंबर्स आए, और उसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की जो जीत है, ये कई मायनों में बढ़ी है। इस जीत ने महायुति सरकार के डेवलपमेंट एजेंडा पर भी मुहर लगाई है और अब उम्मीद की जा रही है कि विकास की गाड़ी जो है वो टॉप गियर में वापस दौड़ेगी। और बाज़ार को भी एक बार बाज़ार दिखा दीजिए। बाज़ार को भी ऐसे ही डिसाइसिव एक जीत का इंतज़ार था और निफ्टी ने करीब करीब 400 पॉइंट की यहाँ पर सलामी दी है और बैंक निफ्टी भी करीब करीब इस समय 1000 पॉइंट ऊपर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब मार्केट में यहाँ से क्या करें, कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई, क्या ये माना जाए कि मार्केट ने जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में करेक्शन दिखाई थी, ख़राब नंबर्स आ रहे थे, एफआई की ताबड़तोड़ सेलिंग थी, मार्केट को कुछ शायद एक ट्रिगर चाहिए था, क्या मार्केट को वो एक शॉट इन द आर्म मिला है यहाँ से, और क्या अब वो वापस उस बुल मार्केट की जर्नी का रिजम्पशन होगा? गुड मॉर्निंग अनुज भाई। ऑब्वियसली जो नतीजे आए हैं चुनाव के वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आए हैं। एग्जिट पोल में भी किसी ने इस प्रकार की प्रिडिक्शन कम ही की थी, बट मेरे हिसाब से मार्केट में जो बाउंस आ रहा है वह थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत उम्मीद के ऊपर है कि अब इतने अच्छे नतीजे आए हैं तो जैसा आपने कहा विकास की गाड़ी को और सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, यह भी डिस्काउंट हो रहा है कि पहले हाफ में सितंबर क्वार्टर के नतीजे जहां पे उम्मीद थी 2-3% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ब्रॉड मार्केट में, उसके सामने -2% अर्निंग्स ग्रोथ आई। बट फिर भी 550 की निफ्टी ईपीएस अचीव हो गई थी। सेकेंड हाफ में फेस्टिवल सीजन ठीक ठाक खुला। अब शादियों का माहौल है, 50 लाख से ज्यादा शादियां 6 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा करेगी, ऐसा स्ट्रीट का अनुमान है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बजटेड कैपेक्स नंबर है 11,11,111 करोड़ का, अगर उससे अचीव करना है तो पहले हाफ में जहां पे 69,000 करोड़ मंथ कैपेक्स स्पेंडिंग हुई थी उसे 1,16,000 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि वह नंबर भी गवर्नमेंट कैपेक्स का अचीव हो जाएगा। तो फेस्टिवल सीजन, वेडिंग और गवर्नमेंट कैपेक्स मिलके इकोनॉमी को और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, ऐसी मार्केट की उम्मीद है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स का सम्मेलन है जिस वजह से मार्केट ने फ्राइडे को और आज बाउंस बैक किया है। हमारा निवेदन निवेशक से यही रहेगा, यह अभी भी समय है क्वालिटी ओवर मोमेंटम का, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का, और हाई फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स ओवर लो फ्लोटिंग स्टॉक, कंट्रोल्ड फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखना। पिछले 5 साल में जो रिटर्न हमने देखा है उसके आने की गुंजाइश आने वाले 5 साल में बहुत ही कम है। नीलेश भाई, वो ठीक है, लेकिन यहाँ से अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे व्यूअर्स पूछेंगे वो ये है कि ठीक है, लेकिन अब बाय क्या करना है यहाँ से? मतलब सेक्टर्स, थीम्स क्या वही रहने वाली हैं जो पिछले 10 साल से चली आ रही हैं, या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? बेसिकली मैं अभी अपने आप को थोड़ा लार्ज कैप और लार्जेस्ट मिड कैप में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अनुज भाई, एक पिछले 5 साल में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बीच में रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर था। वो अंतर आने वाले समय में रहने की गुंजाइश बहुत कम है। तो रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू लार्ज एंड लार्जर मिड कैप जैसा आपने कहा वह योग्य लगते हैं। सेक्टर वाइज अगर देखें तो जो रीजनेबल वैल्यूएशन है बिलो हिस्टोरिकल एवरेज, वो तो सिर्फ आजकल प्राइवेट बैंक्स में ही दिख रहे हैं। जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, उसमें आईटी, फार्मा, कंज्यूमर स्टेपल, टेलीकॉम जैसे सेक्टर आते हैं। और सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन अपने
हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे प्रकार के सेक्टर आते हैं। आने वाला समय सेक्टर रोटेशन का रहेगा, स्टॉक पिक का रहेगा। पिछले 5 साल में बीएसई 500 के ऑलमोस्ट 300 स्टॉक ने दुगने से ज्यादा रिटर्न दिया। तो डार्ट भी फेंकते थे, आप विनर ही चूज कर लेते थे। आने वाले समय में उस प्रकार की ब्रॉड बेस्ड रैली होना मुश्किल है। तो सेक्टर रोटेशन एंड स्टॉक पिक दोनों का समय अब आ गया है। अच्छा नीलेश जी, इस मैंडेट के बाद अब चुनाव की एक श्रृंखला अगर आप देखें पूरी हो चुकी है। जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक आते आते जो महत्वपूर्ण अगर आप देखें राज्यों थे उनमें भी ये केपेक्स फर्स्ट हाफ में काफ़ी कमज़ोर रहा। अब आपको क्या लगता है, सेकेंड हाफ में वो केपेक्स जो कि धीमा पड़ गया था वो सेकेंड हाफ में कंपनसेट कर लेगी सरकार? और अभी आपका कैपिटल गुड्स पे और सीमेंट्स पे टेक क्या है? वीरेंद्र भाई, हमें लगता है कि जो बजटेड कैपेक्स है, पिछले साल भी 10 लाख करोड़ के सामने 9,50,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। 50,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल हुआ था उसके पीछे इलेक्शन सीजन ही महत्तर पॉसिबल थी। इस बार भी अप्रैल से लेकर जुलाई तक इलेक्शन के कारण जो निवेश हो सकता था, कैपेक्स हो सकता था, वो थोड़ा बैकफुट पे चला था। अब मतलब मेरे हिसाब से 1,16,000 करोड़ प्रति माह का कैपेक्स होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो कैपेक्स रिकवर हो जाएगा सरकार की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में हमने कई बार साइकिल देखी है, लगता है कि अब पिकअप कर लेगा, फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर वापस पिकअप करता है। अब हो सकता है कि यहां से थोड़ा और पिकअप हो जाए। तो सेकेंड हाफ ऑफ FY25 वेडिंग्स, फेस्टिवल और गवर्नमेंट कैपेक्स इसकी वजह से पहले हाफ से अच्छा आए, ऐसी उम्मीद है। ओके अच्छा नीलेश जी, इस पूरे अर्निंग सीजन का जो क्रक्स रहा, जो सबसे मजबूत अंश था, और कंसिडरिंग आई थिंक यूएस मार्केट की प्लेसमेंट, वहाँ के रेट कट्स, वहाँ की डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी, अब आपको क्या आईटी अगले 1-2 क्वार्टर्स मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट लीड करे? क्योंकि निफ्टी आईटी आपसे बात करते करते मेरे ख्याल से अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस बात के चांसेस लग रहे हैं आपको निफ्टी आईटी लीड करे अगले स्विंग को मार्केट के? डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, ट्रंप साहब ने कहा है कि वो टैक्स की रेट काटेंगे, कॉर्पोरेट को टैक्स कट का सबसे ज्यादा फायदा होगा और वह पैसा वो भविष्य के लिए निवेश करेंगे। टेक्नोलॉजी उसमें सबसे ज्यादा खर्चा रिसीव करेगा। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज अमेरिका में काफी अच्छी ऑनशोर प्रेजेंस रख रही है, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जब कंपनीज ऑर्डर देंगी तो यह भी देखेगी कि कितना काम अमेरिका में होगा, कितना अमेरिका के बाहर होगा। दूसरा डिफरेंशिएटर एआई का होगा। बहुत सारी कंपनियां एआई को लिवरेज कर रही है, पहले भी कर रही थी, बट इसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा लिवरेज कर रहे हैं, कैसे कम दाम पे कम समय में आप अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां से आईटी सेक्टर, जैसा मैंने पहले कहा, वैसे आउट परफॉर्म करना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ेगा बिकॉज जो टैक्स बेनिफिट का फायदा अमेरिकन कंपनी को हुआ है वो टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे। जिन कंपनीज ने एआई को अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा लिवरेज किया है और जिनकी अमेरिका में अच्छी ऑनशोर प्रेजेंस है, उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मीनवाइल एक बार लेकर आइए बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर्स। और अगेन ये शायद हर बार ऐसा होता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इन स्टॉक्स में रैली आती है। देखो कुछ तो मार्केट शायद इससे सेंस बना रहा होगा कि जब एमजीएल और आईजीएल ने प्राइस हाइक किए हैं, यहाँ पर भी शायद थोड़ा प्रेशर ईज होगा। लेकिन अब देखिए आप, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब अच्छे मूव आ रहे हैं, इंट्राडे में शानदार मूव आ रहे हैं, जबकि उस समय जब क्रूड $75 के ऊपर है,
नीलेश भाई, पीएसयू शेयर्स में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, उसके बाद बड़ी करेक्शन आई, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो डिफेंस स्टॉक्स हों, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हों। इनमें से कोई भी ऐसी सब थीम जिस पर आप कोटक म्यूचुअल फंड में इंक्रीमेंटली पैसा डाल रहे हैं? सो अनुज भाई, पीएसयूज में एक सेक्टर के हिसाब से देखना शायद उचित नहीं होगा। आपको बॉटम अप स्टॉक पिक करना पड़ेगा। कुछ पीएसयू बैंक्स, कुछ डिफेंस कंपनी, कुछ मेटल कंपनी, इन सारी जगह पे हमारा निवेश बना हुआ है। हमने जो अवॉइड किया है वह है एक सेक्टर्स जहां पे पॉलिसी सर्टेनिटी नहीं है। जैसा आपने ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में कहा, ना हम तेल के दाम के ऊपर कोई बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ना हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब तक इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को प्राइस करने की इजाजत रहेगी। जब भी इलेक्शन आता है तब इन कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर लिमिट आती हुई दिखती है। कुछ पीएसयू स्टॉक ऐसे हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और उस वजह से उनकी वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल लेवल से आगे है। हमें लगता है जिस दिन सरकार इसमें सप्लाई देगी, डाइवेस्टमेंट करेगी, तब शायद इन दाम पे नहीं हो पाएगा। तो पीएसयू सेक्टर हमारे लिए एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है, जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जहां पे पॉलिसी अनसर्टेनिटी ज्यादा है। उन कंपनीज को, उन सेक्टर्स को हमने अंडरवेट रखा है या नहीं निवेश किया है। और जिन पीएसयूज के ऊपर फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा है, इसलिए मार्केट डिस्कवरी हो रही है प्राइस की, और जहां पे हमें लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है, वहां पे अपने अपना निवेश जारी रखा है। ये सवाल, एक बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्या एफआईएस वापस आएंगे? आपका क्या मानना है? सो अनुज भाई, सुबह का भूला शाम को घर जरूर लौट आएगा। ओके। आप इमर्जिंग मार्केट में देखिए, रशिया में आप जा नहीं सकते, साउथ अफ्रीका में सोशल टेंशन बहुत ज्यादा है, खुद नहीं जाएंगे, पैसे कहां से भेजेंगे। ब्राजील में कम्युनिस्ट सरकार है, वह सेल्फ पोल कर रही है, ब्राजीलियन लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, आप वहां पे क्यों निवेश करेंगे। जो कुछ अच्छी मार्केट है, वियतनाम है जो बड़ी तेज गति से ग्रो कर रही है, वहां पे बहुत सारी कंपनियां अनलिस्टेड स्पेस में है। घूम फिर के चाइना, इंडिया, ये दो बड़े दिग्गज हैं इमर्जिंग मार्केट में, उनके बीच में आधे से ज्यादा इमर्जिंग मार्केट इंडाइसेस कवर हो जाता है। चाइना में पिछले 10 साल की CSI 300 इंडेक्स की अर्निंग पर शेयर 10% है रेनबेनबी टर्म्स में। उस समय चाइना का सितारा तेजी में था, ग्रोथ रेट डबल डिजिट के आसपास थी। हमारी निफ्टी 50 की अर्निंग पर शेयर पिछले 10 साल में 166% रूपी टर्म्स में बढ़ी, 10% रेनबेनबी, 166% रूपी टर्म्स। अब यहां से आप किसी को भी पूछिए, उम्मीद है कि भारत की ग्रोथ रेट चाइना की ग्रोथ रेट से आगे रहेगी। जाहिर है कि अर्निंग पर शेयर हमारी ज्यादा बढ़ेगी। तो प्राइस टू अर्निंग में हम चाइना से भले ऊपर हो, बट प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ में हम चाइना से बहुत नीचे है। एफपीआई इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। रही बात पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, ट्रम्प साहब चाइना के ऊपर अपनी फोकस रखेंगे तो शायद हो सकता है निवेशक भी चाइना में निवेश करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो इमर्जिंग मार्केट साइड से तो पैसा भारत में आए, ऐसा जरूर लगता है। दूसरा है कि जैसे अब हमने देखा पिछले कुछ 1.5-2 महीनों में लोग पैसा अमेरिका वापस लेके चले गए। अब वो जो ट्रेड था, ट्रम्प सरकार टैक्स काटने वाली थी, तो 10-15% अमेरिकन मार्केट भाग जाएगा। इंडियन मार्केट थोड़ी महंगी लग रही थी तो प्रॉफिट बुक कर लिया, तो 5-10% गिर सकती है, रुपया 2-3% गिर सकता है। अब ये ट्रेड तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, और फ्राइडे को हमने देखा है कि मार्केट में बड़ी अच्छी क्वांटिटी के पुट ऑप्शन लिखे गए।
अब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड तो पुट ऑप्शन लिख नहीं सकती, तो लिखने वाला जाहिर है कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही होगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजों को मद्देनजर रखे तो जब तक हमारी अर्निंग्स ग्रोथ दुनिया से आगे रहेगी, हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स दुनिया से अच्छे रहेंगे और हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कैपिटल को रिस्पेक्ट देते रहेंगे जितना पिछले 30 सालों में दिया है, तो सुबह का भूला शाम को जरूर घर लौट आएगा। सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा, तो हम उसको फिर भूला नहीं कहेंगे। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।